भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का हम कवर कर रहे हैं। जीके ए जो घटना चक्र की बुक होती है उससे हम देखते हैं कि इंडेक्स में टोटल 39 पेज तक है, यानी कि टोटल इसमें 34 पेजेस के अराउंड है, जिसे हम 7 to 8 मतलब 4 पेज एक तरह से हम करेंगे और इसे 7 से 8 दिन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला है कि संविधान संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। क्या है? संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है, नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी एक अपना संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक थे, जिसमें कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ जाता है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853 आता है। ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक थे, इसमें हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, 1861 का, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, पद नाम बदल दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और 4 लोग दे दिए जो उसकी हेल्प करेंगे। ओके, और इनका कार्यकाल जो था, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था। इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कौन बना? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तथा जो 4 लोग दिए गए थे हेल्प करने के लिए, जिनकी कार्यकाल 5 वर्ष का था, वो थे फ्रांसिस, लेबलिंग, मॉनसन एंड वॉरवेल। काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, लेमिस्टर एंड हाइट थे। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था। अभी आगे चल के देखेंगे, ये हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था जो कि ये काम करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सूचनाएं लेके ब्रिटिश सरकार को देता था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लेते हैं। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को, कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे, उनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत की होती है, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहे थे। जो द्वैध शासन की क्योंकि देखो इसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, द्वैध शासन हो गया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी आपने देखा था पिछले में 1773 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरह से था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, यानी कि हमारे पास दो चीज हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
जिसमें हमने देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो हमें क्या करता था, देखो पहले भी हमने देखा था कि राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी सब समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था, वो देता था। तो इसमें क्या किया गया, देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो इन्होंने दे दिया वाणिज्य, जो कॉमर्स कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए, ये कॉमर्शियल फंक्शन देखेगा। और बोर्ड ऑफ कोर्ट, जो बोर्ड ऑफ कोर्ट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो परंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है का गठन किया गया था। अब 1786 का अधिनियम देख लेते हैं। इस नियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। पेज 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेकंड पेज, पेज नंबर 2। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। अब देखते हैं कि जो भारत के प्रथम का अंतिम गवर्नर जनरल वाइसराय थे उनके बारे में। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था 1758 से 1760, यानी कि 2 साल के लिए तब रहा था, और 1765 से 1767, यानी कि 58 से 60 और 65 से 67, 2 साल के लिए तब रहा था, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। अब देखो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि देखो तो आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो क्या हुआ है यहाँ पे जो हमारा और पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, वॉरेन हेस्टिंग। तो यही किया गया कि बंगाल के जो अंतिम गवर्नर था वो क्या नाम हुआ, वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ जो कि वो हुआ वॉरेन हेस्टिंग। ओके, उसके बाद देखो भारत का, बंगाल की बात छोड़ दो, अब भारत की बात करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ओके, और भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जाहिर सी बात है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल गवर्नर जनरल का पद ही खत्म करके इन्होंने प्रथम भारत का ही टोटल की बात कर ली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 के अधिनियम में बना था, यानी कि 1834 1835। ओके, उसके बाद बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय, यानी कि आपको पता है कि 1858 जो मतलब जो भी क्रांति हुई थी ना, उसके बाद में क्राउन का शासन आ गया था टोटल से। तो उसके बाद में इन्होंने जो गवर्नर जनरल वगैरह के पद वगैरह सब खत्म करके जो क्राउन यानी कि प्रथम वायसराय नाम से एक चीज चालू कर दी थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। उसके बाद देखो 1947 में, मतलब देखो 1927 1948, मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन रहा था, प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम भारत का अंतिम वायसराय कौन था, जो कि मार्च 1947 तक था, लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी जो है भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी कि हमने अभी तक कितने नाम देखे, पहला तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे देखिए वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद थर्ड में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन एंड सी राजगोपालाचारी। रिवाइज चल रहे थोड़ा सा। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर। ओके, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कह लो, या फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ओके, उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, लॉर्ड माउंटेन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अब चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा गया। ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बस एक ही बात याद रखने की कि 1793 के अधिनियम में 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन, कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके, हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार पर एकाधिकार जारी रहा। यानी कि हम देखो चीन प्लस चाय, ओके, ये इन्होंने छोड़ दिया था, बाकी जो था व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था।
इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए कम से कम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की व्यवस्था की गई थी। अब देखो शिक्षा 1 लाख। ओके, इस तरह करके कर लो, यानी कि दो बातें याद रख लो, चीन चाय 1813, चीन चाय 1813, और उसके बाद शिक्षा 1 लाख। 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी देखा था हमने, वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, देखो 1833 के रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट में हुआ है कि भारत का गवर्नर जनरल किसे बना दिया, ये देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। देखो पहले तो उन्होंने कहा था कि चीन भैया तुम मतलब एकाधिकार कार्य को समाप्त कर दिया है, चलो तुम्हें छूट दे दी कि चीन के साथ व्यापार कर लो और चाय जो है उसका व्यापार तुम कर लो। लेकिन अब क्या किया 1833 में, इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे सारे ही व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया है, अब केवल तुम्हें पॉलिटिकल फंक्शन है, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ओके, उसके बाद देखो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य ये है, सर्वप्रथम मैकाले को बनाया गया। चौथा सदस्य दे दिया गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो कि चौथा सदस्य था उसे दे दिया गया लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल जो था पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए एक योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया। कई बार क्वेश्चन में अभी देखोगे कि यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया कि भेदभाव को समाप्त करके जो इक्वालिटी दी गई नियुक्तियों के लिए वो किसमें था। 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, और इसमें देखो 87 जो धारा 87 थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय केवल धर्म के स्थान पे, जन्म के स्थान पे, वंश रंग के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता, यानी कि कोई भी भेदभाव उसके साथ में नहीं होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया और 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त किया गया। यानी कि दास प्रथा के ऊपर कभी भी कुछ आएगा तो देखो 1833 और 1843 में क्या किया गया, इसे खिलाफ कर दिया और इसे कानून बनाकर ही खत्म कर दिया, बिल्कुल सही खत्म कर दिया। इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, बनाया नहीं है, प्रावधान किया गया विधि आयोग का। काफी चीजें हैं 1833 के रेगुलेटिंग चार्टर्ड एक्ट में, ध्यान रखना। देखो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद में दूसरी बात, जल्दी से देखो समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए, राजनीतिक कार्य बचे हैं भैया करने के लिए। उसके बाद देख लो जल्दी से, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य दे दिया, चौथा दे दिया कानूनी सदस्य दे दिया, सर्वप्रथम कौन था, मैकाले था। उसके गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, इसको अधिकार विधि बना देगा। ओके, नियुक्तियों के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। और दास प्रथा को 1833 में क्या किया गया, पहले तो घोषित कर दिया भैया खिलाफ, कि दास प्रथा कानून के खिलाफ है, और 1843 में कानून बनाकर जड़ से ही खत्म कर दिया। उसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की संस्था स्थापना हेतु प्रावधान किया गया था। ओके, 1853 का चार्टर, छोटी सी 3-4 लाइनें हैं, देख लेते हैं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। समझो, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद, देखो विधि निर्माण कौन करेगा, एक विधान परिषद करेगा, विधि निर्माण कौन करेगा, एक विधान परिषद। ओके, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। अभी तुम देखोगे 1854 में क्या हुआ था, 1854 में जो सिविल सेवा होती थी लंदन में होती थी, और है ना। और अभी 1919 का देखोगे ना, अभी रेगुलेटिंग उसमें जाके ये जो पहले इलाहाबाद में होती है, 1919 में जाके ये जो सिविल सेवा का एग्जाम है वो इंडिया में होगा, वो भी पहले इलाहाबाद में, फिर पहले इलाहाबाद में होगा, उसके बाद में फिर दिल्ली में होगा। इस तरह करके देखेंगे, अभी तो फिलहाल लंदन में ही होगा, देख लेते हैं। 1853 के चार्टर के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
1858 का भारतीय शासन अधिनियम 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश शासन द्वारा 1858 का भारतीय शासन अधिनियम आया। स्वतंत्रता संग्राम हो गया था 57 में। उसके बाद आ गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया नाम दे दिया इसको। देखते हैं गवर्नमेंट करता है बेटर नहीं। द कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल से खत्म। पॉलिटिकल फंक्शन भी खत्म, सब खत्म। ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया सब कुछ कि भैया ब्रिटिश ताज करेगा सब कुछ। 1874 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा तो द्वैध शासन लगा था। अभी तुमने पढ़ा था द्वैध शासन आया था। देखो ये रहा द्वैध शासन आया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। तो एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ओके, मतलब व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया उसे, यहाँ उसे द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को, हाँ अभी मैंने देखा था 1833 में। कब हुआ था गवर्नर जनरल? 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और देखो 1800 जनरल में भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। 1833 में बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय बना दिया है। यहाँ पे एक इमेज में भी क्लियर हो रहा था ना, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब वाइसराय बना दिया। वाइसराय भैया तुम और कुछ हो गए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आ गए भैया यहाँ पे। ब्रिटिश वाइसराय के नाम से जाने लगा क्योंकि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना था। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव, देखो एक और पद आ गया, भारत के राज्य सचिव जो इंग्लैंड में बैठता था। ये वहाँ की पार्लियामेंट का हिस्सा था, वह इंग्लैंड में बैठते थे। अभी देखो कि बाद में इनके लिए भी 14-15 लोग दे दिए गए थे, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। कानून बना रहे हैं भैया, अभी देखा कानून बनाने के लिए पृथक्करण किया गया था। यहाँ पे देखो, अभी तुम देखोगे, देखो 1853 में कहा गया था ना, कानून बनाने के विधि निर्माण के लिए अलग से स्थापना विधान परिषद बनाया था। यहाँ पे देखो कहा गया 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को भी उस कानून बनाने में शामिल किया जाएगा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान हो गई। अब देखो इन्हें ये अधिकार प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, 1861 के जो इन्हें पावर प्राप्त हुई है। 1862 में इन्होंने बंगाल को, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को और 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन कर दिया। थोड़ा याद रख लेना कि 1862 जो है उसमें बंगाल था, 1866 जो था उसमें उत्तर पश्चिम सीमा थी, और जो 1897 था उसमें क्या था पंजाब, सरडा पंजाब। तो पेज 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, 3 देख लेते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात कर रहे हैं। इसके द्वारा क्या हुआ, एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु पूरा प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य, और विधान परिषद की हमने बात कब की थी, देखो यहाँ की थी, जो ये रहा पृथक विधान परिषद की स्थापना की थी 1853 में कर दी थी। 1853 में इन्होंने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग पृथक व्यवस्था कर दी थी, और व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना भी की थी। बाद में जो इन्होंने देखो 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर दिया था। ओके, विधान परिषद में देखो 3 लोग को डाल दिया, कौन कौन है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनकी 1858 में विधान परिषद की शुरुआत हुई। 1861 में इन्होंने उसमें 3 लोगों को ऐड कर दिया भारतीय, और अब क्या कह रहे हैं कि भारतीयों को ऐड तो कर दिया, अब भारतीयों को और ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 1892 में कह रहे हैं कि वार्षिक बजट पर उन्हें बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरा प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था।
सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया। इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण विशेषता थी, मतलब इसकी यही विशेषता थी महत्वपूर्ण। अब देखिए 1909 का भारतीय प्रतिनिधि अधिनियम, जितने भी आ रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। माल्य मिंटो सुधार किया गया, जानते हो मार्ले मिंटो सुधार कौन था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक जो कि कहते हैं ना कि फूट डालने वाला कौन था? मार्ले मिंटो। जो लॉर्ड मिंटो को जो थे, देखो यहाँ पे अभी आगे आएगा भी, मैं दिखाऊंगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक इन्होंने निर्वाचन कर दिया। देखो निर्वाचन की इन्होंने बात की थी, निर्वाचन प्रणाली की बात 1892 में हो चुकी है, लेकिन देखो 1909 में इन्होंने आए भी है महान बंधु, इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे नाम दे दिया। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे और जॉन मार्ले कौन थे? राज्य सचिव थे। इस अधिनियम के तहत भारतीयों भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका से जोड़ने। अभी देखो विधान परिषद, जो कि हमने 1853 में बात की थी, 1858 में बात की थी, 1858 में बात करके 1862 में हमने 1862 में 3 लोग को ऐड कर दिया था। उसके बाद में अब देखो ये यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारतीय, अब इन्होंने वायसराय की कार्यपालिका में वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान कर दिया भारतीयों को। अभी तक जो थे वायसराय की कार्यपालिका में कोई नहीं था। अब देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि संसद सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया। ओके, इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। देख रहे हो, पावर बढ़ाते जा रहे हैं। पहले भैया इन्होंने कहा कि भैया बजट पे बहस कर लो, 6 दिन पूर्व नोटिस देके प्रश्न भी पूछ लो, लेकिन पूरा प्रश्न मत पूछना, मतदान का अधिकार मत लेना। लेकिन अब क्या क्या किया 1909 में इन्होंने क्या कहा कि भैया तुम बजट पर बहस कर लो, लोकहित के विषयों पर विवेचना कर लो, प्रस्ताव ले आओ, प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरा प्रश्न भी पूछ लो, थोड़ी पावर दे दी। लेकिन मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कर दी। डाल दी फूट। इसके इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। ओके, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मानते हैं, यानी कि 1909 में एक तरह से लॉर्ड मिंटो, याद रखना, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम और भैया बेड़ा गर्क कर दिया। देखना अभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गए, सुधार के नाम से इन्होंने दे दिया मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव। उसमें देख लो कौन था? मिंटो क्या था? वॉइसराय था, और राज्य सचिव जॉन मार्ले था। मार्ले पहला नाम वाला जो था वो राज्य सचिव था। इसमें मॉन्टेग्यू जो है वही पहले नाम वाले, वो राज्य सचिव है, और चेम्सफोर्ड वॉइसराय है। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, द्वैध शासन की स्थापना की गई। देखो पहले इन्होंने क्या किया गया, अब पृथक्करण किया था, अब ये दोबारा से द्वैध शासन पावर दे रहे हैं। पहले जो है कंबाइन कर रहे थे, अब सेंट्रलाइजेशन करते हैं, अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। द्वैध शासन की स्थापना की गई, शक्तियां बांटेंगे अभी देखना प्रांतों में धीरे धीरे। द्वैध शासन के जो सब प्रणाली के जनक लियोनेल कर्टिस थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो कि विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्वि सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों, यानी कि सिखों को भी कर दिया, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों, सब भैया अलग अलग निर्वाचन के सिद्धांत को पर लागू कर दिया उनसे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन, काय का उत्तरदायी हुआ, क्योंकि उत्तरदायी शासन की बात कर दी इन्होंने, शब्द कब्जा कर दिया। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तुम्हें पता है कि 10 साल बाद नहीं हुआ था, पहले ही हो गया था। साइमन कमीशन आया था 2 साल पहले ही। ओके, इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था हुई थी। किससे? 1919 ओके, 1919 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, याद रखना।
अब देखो 1935 का भारत शासन अधिनियम और भी महान है। अब देखो इसमें बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था ये। इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना नहीं थी इसमें। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, फेडरल कोड जो थी स्थापना की का प्रावधान किया गया। इसे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया गया था। यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि प्रांत वगैरह ने कभी भी हामी नहीं भरी इस चीज की। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में ले आए और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत जो कि यूपी बाद में बना और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों रोमेनियन स्टेट जो है भारत और पाकिस्तान की स्थापना की। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। ओके, प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। पेज 3 कंप्लीट हो गया। अब पेज 4 देखते हैं।